लाखों साल पहले जब अफ्रीका सूखे और भूखमरी की आग में जल रहा था, हमारे पूर्वज के पास सिर्फ दो रास्ते थे। या तो वहीं रहकर मिट जाएं, या फिर एक ऐसे अनजान सफर पर निकल पड़ें जहां शायद मौत हो, लेकिन जिंदगी की एक धुंधली सी उम्मीद भी थी। ये कहानी है इतिहास के सबसे बड़े जुए की। ये कहानी है कि कैसे उन्होंने मौत को मात देकर भारत तक का सफर तय किया और एक नई दुनिया बसाई। आज हम उसी अविश्वसनीय यात्रा की कहानी सुनेंगे, उस हिम्मत की दास्तां जो आज भी हमारे खून में, हमारे डीएनए में दौड़ती है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। ये कहानी है कि हम कैसे बने। अगर आप समझना चाहते हैं कि हम अफ्रीका से भारत तक कैसे पहुंचे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसी ही रिसर्च आधारित ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम इतिहास को सिर्फ बताते नहीं, महसूस कराते हैं। आज से लगभग 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका के हरे भरे मैदानों और घने जंगलों में एक नई प्रजाति ने अपनी आंखें खोली थी, होमो सेपियंस, यानी हम और आप। उस समय अफ्रीका किसी जन्नत से कम नहीं था। विशाल नदियां बहती थीं, झीलें पानी से लबालब थीं और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हमारे पुरखे छोटे छोटे कबीलों में रहते, शिकार करते, फल और कंदमूल इकट्ठा करते और आग के चारों ओर बैठकर अपनी दुनिया बुनते। उनकी जिंदगी प्रकृति की गोद में पल रही थी। वे सिर्फ जिंदा नहीं थे, वे फल फूल रहे थे। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आसमान आज से भी ज्यादा नीला था और रात में इतने तारे दिखते थे कि आकाशगंगा एक नदी सी लगती थी। हमारे पुरखों ने यहीं जीना सीखा, प्यार करना सीखा और शायद सपने देखना भी। उन्होंने पत्थर के औजार बनाए, अपने बच्चों को शिकार सिखाया और एक दूसरे की हिफाजत के लिए समाज बनाया। ये इंसानियत का सुनहरा बचपन था, जब भविष्य अंतहीन संभावनाओं से भरा लगता था। लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। प्रकृति जो अब तक एक मां की तरह पाल रही थी, अब अपना विकराल रूप दिखाने लगी। पृथ्वी की धुरी में मामूली बदलावों और जलवायु चक्रों के कारण अफ्रीका का मौसम धीरे धीरे करवट बदलने लगा। हजारों सालों में जो कभी हरे भरे मैदान थे, वे सूखे, धूल भरे रेगिस्तान में बदलने लगे। जिन झीलों के किनारे हमारे पुरखे रहते थे, वे सिकुड़ने लगी। नदियां पतली धाराओं में सिमटी और फिर पूरी तरह गायब हो गईं। ये एक धीमी लेकिन जानलेवा तबाही थी। हर नई पीढ़ी अपने बुजुर्गों से सुनती कि कैसे उनके जमाने में यहाँ जंगल हुआ करते थे, कैसे पानी कभी कम नहीं होता था। पर अब हकीकत पूरी तरह बदल चुकी थी। खाने की तलाश में उन्हें मीलों भटकना पड़ता था। जानवरों के झुंड पानी की खोज में कहीं दूर निकल गए थे। जिन पेड़ों पर कभी रसीले फल लगते थे, वे अब ठूंठ बनकर खड़े थे। ये वजूद का संकट था। भूखमरी और प्यास हर कबीले के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। बच्चों की रोने की आवाजें भूख से कमजोर पड़ रही थीं। पानी के गिने चुने स्रोतों के लिए कबीलों में खूनी संघर्ष होने लगे। हमारे पुरखों ने प्रकृति से लड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने जमीन में और गहरे गड्ढे खोदे ताकि पानी की आखिरी बूंद तक पहुंच सके। उन्होंने उन छोटे फुर्तीले जानवरों का शिकार करना सीखा जो सूखे में भी जी सकते थे। लेकिन वे एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसे वे जीत नहीं सकते थे। अफ्रीका जो इंसानियत का पालना था, अब एक कब्रगाह बनता जा रहा था। उनके चारों ओर की दुनिया मर रही थी और अगर वे वहीं रहते तो उनका मिटना भी तय था। हर डूबता सूरज इस एहसास को और गहरा कर रहा था कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हें उस धरती को छोड़ना होगा जिसे वे घर कहते थे। ये एक ऐसा फैसला था जो डर और अनिश्चितता से भरा था। लेकिन रुकने का मतलब था मौत, जबकि जाने का मतलब शायद एक और सुबह देखने की उम्मीद। और इसी उम्मीद के सहारे उन्होंने इतिहास का सबसे साहसी कदम उठाने का फैसला किया। अफ्रीका छोड़ने का फैसला किसी एक दिन में नहीं लिया गया। ये पीढ़ियों तक चले दर्द और निराशा का नतीजा था। सोचिए उस कबीले के सरदार के बारे में जिसकी आंखों के सामने उसका कबीला भूख से दम तोड़ रहा था, या उस मां के बारे में जिसके पास अपने बच्चे को पिलाने के लिए पानी नहीं था। यह फैसला तर्क से ज्यादा जिंदा रहने की जिद से लिया गया था। उन्होंने पूरब की ओर देखा होगा, जहां से सूरज निकलता था, और सोचा होगा कि उस क्षितिज के पार क्या है। क्या वहां पानी है? क्या वहां जिंदगी है? ये एक ऐसा जुआ था जिसमें सब कुछ दांव पर लगा था। वे एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे थे जिसका कोई नक्शा नहीं था। वे सिर्फ एक विश्वास पर चल रहे थे कि कहीं कुछ बेहतर जरूर होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका से बाहर निकलने के शुरुआती प्रयास
कई बार हुए, शायद आज से 1 लाख साल पहले भी। हो सकता है कि कुछ छोटे समूह उत्तर की ओर गए हों, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। शायद वे रेगिस्तान में खो गए या नई बीमारियों का शिकार हो गए। उनके निशान वक्त की रेत में कहीं दब गए। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने पृथ्वी का इतिहास और इंसान के सफर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आज से लगभग 74,000 साल पहले, जो आज इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, वहां पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा। इसे टोबा महाविस्फोट के नाम से जाना जाता है। ये कोई मामूली ज्वालामुखी नहीं था, ये एक सुपर वॉल्केनो था। इसने हजारों क्यूबिक किलोमीटर चट्टान, धूल और राख को आसमान में फेंक दिया। इसका असर विनाशकारी था। राख के बादलों ने सूरज को हफ्तों, शायद महीनों तक ढक लिया। पृथ्वी पर एक ज्वालामुखीय शीतकाल यानी वॉल्केनिक विंटर छा गया। दुनिया का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया, जिससे एक छोटा हिमयुग शुरू हो गया। जो पौधे किसी तरह सूखे से बच गए थे, वे अब ठंड और अंधेरे में मरने लगे। इस एक घटना ने पृथ्वी पर जीवन को लगभग घुटनों पर ला दिया था। जरा हमारे उन पुरखों की हालत सोचिए। वे पहले से ही सूखे और भूखमरी से जूझ रहे थे, और अब आसमान से मौत बरस रही थी। दिन में रात जैसा अंधेरा था, और हवा में जहरीली गैस और बारीक राख भरी हुई थी, जिससे सांस लेना भी दूभर था। तोबा की राख भारत जैसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंची थी, और इसने पूरे ग्रह के मौसम को तहस नहस कर दिया था। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस आपदा ने दुनिया भर में इंसानी आबादी को कुछ हजार लोगों तक सीमित कर दिया। ये एक जेनेटिक बॉटलनेक था, यानी एक ऐसी स्थिति जहां कोई प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है। लेकिन जो अफ्रीका में बच गए, उनके लिए संदेश साफ था, अब या तो निकलो या यहीं खत्म हो जाओ। तोबा ने उनके घर को और भी बेरहम बना दिया था। अब अफ्रीका छोड़ना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता था। और इसी तबाही की राख से इंसानियत के सबसे बड़े और सबसे कामयाब सफर की शुरुआत हुई। तोबा की तबाही के बाद अफ्रीका में बचे हुए हमारे पुरखों ने उस रास्ते को चुना जो सबसे समझदारी भरा लगता था, समुद्र का किनारा। ये इंसानियत का सबसे कामयाब प्रवास बना, जिसे वैज्ञानिक सदर्न डिस्पर्सल या कोस्टल रूट यानी तटीय मार्ग कहते हैं। ये सफर लगभग 70,000 से 50,000 साल पहले शुरू हुआ। उन्होंने उत्तर के विशाल और खतरनाक सहारा रेगिस्तान को पार करने के बजाय पूरब की ओर समुद्र तट के साथ साथ चलना शुरू किया। ये एक शानदार रणनीति थी। क्यों? क्योंकि समुद्र का किनारा उनके लिए एक सुपरमार्केट जैसा था। जब जमीन पर शिकार मिलना मुश्किल था, तब समुद्र भोजन से भरा था। उन्हें सीप, घोंघे, केकड़े और मछलियां आसानी से मिल जाती थीं। ये खाने का एक भरोसेमंद जरिया था, जिसने उन्हें लंबे सफर के लिए ताकत दी। साथ ही समुद्री किनारा हर जगह लगभग एक जैसा था, जिससे उन्हें बार बार नए माहौल में ढलने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी यात्रा अफ्रीका के पूर्वी कोने, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, से शुरू हुई। वहां से उन्हें लाल सागर को पार करना था। आज बाबल मंदेब की खाड़ी काफी चौड़ी है, लेकिन उस समय हिमयुग के कारण दुनिया का बहुत सारा पानी बर्फ के रूप में जम गया था। इससे समुद्र का स्तर आज से काफी नीचे था। इसका मतलब ये था कि बाबल मंदेब की खाड़ी बहुत संकरी और उथली हो गई थी। शायद कुछ जगहों पर द्वीपों की एक लाइन बन गई थी, जिससे एक किनारा दूसरे से दिखाई देता था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। एक छोटे से कबीले ने लकड़ी के लट्ठों से बनी साधारण नावों पर बैठकर या शायद कम पानी में चलकर पहली बार अफ्रीका महाद्वीप को अलविदा कहा। वो एक ऐतिहासिक छलांग थी, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। अरब प्रायद्वीप में पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, हमेशा समुद्र को अपने एक तरफ रखते हुए। वे आज के यमन और ओमान के तटों से होते हुए फारस की खाड़ी के किनारे किनारे आगे बढ़े। ये कोई तेज दौड़ नहीं थी, ये एक धीमी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यात्रा थी। वे कुछ मील चलते, एक अच्छी जगह देखकर रुकते, वहां कुछ साल या शायद कुछ पीढ़ियां गुजारते, और जब आबादी बढ़ जाती या संसाधन कम हो जाते, तो उनका एक हिस्सा फिर से आगे बढ़ जाता। ये सफर खतरों से खाली नहीं था। उन्हें नए शिकारियों का सामना करना पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि कौन से फल जहरीले हैं और कौन से खाने लायक। लेकिन उनके पास दो सबसे शक्तिशाली हथियार थे, उनका दिमाग और उनका साथ। उन्होंने मिलकर काम किया और एक दूसरे की हिफाजत की। वे अपने पीछे निशान छोड़ते जा रहे थे, पत्थर के औजार और फेंकी हुई सीपियां।
पुरातत्वविदों को अरब प्रायद्वीप से लेकर भारत के तटों तक इन शुरुआती इंसानों के औजार मिले हैं जो इस अविश्वसनीय यात्रा की गवाही देते हैं। सैकड़ों, शायद हजारों साल तक तट के किनारे चलने के बाद एक दिन उन्हें दूर क्षितिज पर कुछ अलग दिखाई दिया। ये अरब के सूखे तटों जैसा नहीं था, ये हरा भरा था। हवा में नमी थी, बारिश की महक थी। मॉनसून की हवाएं उन्हें एक नई दुनिया की ओर बुला रही थीं। वे भारतीय उपमहाद्वीप के दरवाजे पर खड़े थे। जब हमारे पुरखों ने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर कदम रखा तो ये उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं रहा होगा। अरब के सूखे और पथरीले तटों के बाद भारत की जमीन हरी भरी और जिंदगी से भरपूर थी। मॉनसून की बारिश ने यहाँ घने जंगल, चौड़ी नदियां और विशाल मैदान बनाए थे। हवा में फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू थी। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी। हजारों साल के संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें एक ऐसा घर मिल गया था जहाँ वे बस सकते थे, जहाँ उनके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। यहाँ की नदियों में मछलियाँ भरी थीं और जंगलों में हिरण, जंगली भैंसे जैसे कई जानवर थे। पेड़ों पर अनगिनत तरह के फल और खाने लायक पौधे थे। लेकिन ये जन्नत भी खतरों से खाली नहीं थी। ये जमीन जितनी मेहमान नवाज थी उतनी ही जंगली भी। यहाँ के जंगलों में ऐसे ऐसे विशाल जानवर रहते थे जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। विशाल दांतों वाले बाघ, आज के हाथियों से भी बड़े मैमथ और कई दूसरे खूंखार शिकारी यहाँ के असली राजा थे। हमारे पुरखों को जल्द ही एहसास हो गया कि इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए उन्हें और भी होशियार बनना होगा। शुरुआती मानव समूहों ने वही किया जो वे सबसे अच्छी तरह जानते थे। वे तटों और नदियों के किनारे बस गए। लेकिन जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ी, उन्होंने अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। और यही कहानी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आता है। जब हमारे होमो सेपियंस पुरखे भारत पहुंचे तो शायद वे यहाँ आने वाले पहले इंसान नहीं थे। भारत में इंसानी इतिहास की जड़ें बहुत गहरी हैं। तमिलनाडु में चेन्नई के पास अत्तिरामपक्कम नाम की एक जगह है। यहाँ पुरातत्वविदों को ऐसे पत्थर के औजार मिले हैं जो अविश्वसनीय रूप से पुराने हैं। कुछ औजार तो 3,85,000 साल पुराने हैं और कुछ सबूत तो 15 लाख साल तक पुराने होने की ओर इशारा करते हैं। ये औजार हमारे होमो सेपियंस पुरखों के नहीं थे। ये उनसे भी पहले अफ्रीका से निकली मानव प्रजातियों जैसे होमो इरेक्टस के थे। इसका मतलब है कि जब हमारे पुरखे भारत आए तो हो सकता है कि यहाँ पहले से ही किसी और तरह के इंसान रह रहे हों। क्या वे उनसे मिले? क्या उन्होंने व्यापार किया या उनके बीच संघर्ष हुआ? ये इतिहास का एक ऐसा रहस्य है जिस पर वैज्ञानिक आज भी बहस कर रहे हैं। अत्तिरामपक्कम की खोज हमें बताती है कि भारत की कहानी हमारे आने से भी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। हमारे होमो सेपियंस पुरखों के लिए ये सिर्फ एक नई जमीन नहीं, एक नई चुनौती थी। उन्हें न सिर्फ विशाल जानवरों से बचना था, बल्कि इस नई भूमि के मौसम, पौधों और भूगोल को भी समझना था। उन्होंने ये सब कुछ अपने तजुर्बे से सीखा। हर गलती, हर कामयाबी उन्हें और मजबूत बना रही थी। वे सिर्फ जी नहीं रहे थे, वे इस धरती के साथ एक हो रहे थे। वे भारतीय बन रहे थे। भारत की धरती पर जिंदा रहना एक बात थी, लेकिन यहाँ फलना फूलना और एक स्थायी सभ्यता की नींव रखना बिल्कुल दूसरी बात। हमारे पुरखों ने ये कर दिखाया और उन्होंने ये अपने सबसे बड़े हथियार अपने दिमाग के दम पर किया। ये कहानी है उन आविष्कारों की जिसने शिकारी संग्राहकों के एक छोटे से समूह को इस विशाल उपमहाद्वीप का स्वामी बना दिया। उनकी सबसे बड़ी तकनीकी छलांग थी पत्थर के औजारों में क्रांति। उन्होंने बनाए माइक्रोलिथ्स, यानी छोटे छोटे पत्थर के उपकरण। ये बेहद नुकीले और धारदार होते थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के भालों और तीरों के सिरों पर लगाया जा सकता था। ये उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। अब वे दूर से ही सटीकता से शिकार कर सकते थे। इससे वे बड़े और खतरनाक जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रख पाते थे और शिकार में उनकी कामयाबी कई गुना बढ़ गई। लेकिन असली ताकत तकनीक में नहीं, बल्कि समुदाय में थी। हमारे पुरखों ने सीखा कि मिलकर काम करने से जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ जाती है। उन्होंने चट्टानों के नीचे बनी प्राकृतिक गुफाओं में रहना शुरू किया। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं इसका सबसे शानदार उदाहरण है। ये सिर्फ रात बिताने की जगह नहीं थी, ये इंसानियत के पहले घर थे। और इन्हीं गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया। भीमबेटका की दीवारों पर आज भी आप हजारों साल पहले बने उन चित्रों को देख सकते हैं। शिकार करते लोग, नाचते गाते इंसान और जानवरों की तस्वीरें। ये कला, संवाद और कल्पना की पहली महान उड़ान थी। वे सिर्फ जी नहीं रहे थे, वे अपने होने का मतलब तलाश रहे थे और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए दर्ज कर रहे थे। आधुनिक विज्ञान, खासकर डीएनए और जीनोमिक्स की स्टडी ने
हमारे अतीत के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। भारत में किए गए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और BHU के जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जैसे शोधकर्ताओं के अध्ययन से पता चलता है कि अफ्रीका से बाहर निकलने के बाद भारत इंसान की आबादी के विकास और फैलाव का एक बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ का माहौल इतना अच्छा था कि हमारे पुरखों की आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार इसी भारतीय आबादी से बाद में लोग पश्चिम की ओर यानी यूरोप और पूरब की ओर यानी दक्षिण पूर्व एशिया में फैले और दुनिया के दूसरे हिस्सों को आबाद करने में अपना योगदान दिया। एक और दिलचस्प बात हमारे DNA में छिपी है। जब हमारे पुरखे अफ्रीका से निकलकर मध्य पूर्व पहुंचे तो उनका सामना एक और मानव प्रजाति निएंडरथाल से हुआ। उनके बीच मेलजोल भी हुआ। यही वजह है कि आज अफ्रीका के बाहर की ज्यादातर आबादियों में 1 से 2% निएंडरथाल DNA पाया जाता है और भारतीय भी इसका अपवाद नहीं है। ये हमारे उस लंबे सफर की एक और जेनेटिक निशानी है। इस तरह भारत की जमीन सिर्फ एक नया घर नहीं बनी, ये एक प्रयोगशाला बन गई। एक ऐसी जगह जहां इंसानियत ने नई तकनीकें सीखी, समाज बनाना सीखा, कला का आविष्कार किया और आनुवांशिक रूप से फले फूले। ये एक नई मानवता का उदय था। हमारे उन साहसी पुरखों की कामयाबी ने उस भविष्य की कहानी लिखी जिसे आज हम भारत के रूप में जानते हैं। शिकारी संग्राहकों के तौर पर उनकी महारत ने एक ऐसा मजबूत आधार तैयार किया जिस पर सभ्यता की पहली ईंटें रखी जानी थी। हजारों सालों तक हमारे पुरखे एक कामयाब शिकारी संग्राहक का जीवन जीते रहे। उनकी आबादी बढ़ी और वे पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए। उन्होंने हर तरह के माहौल में रहना सीख लिया था। उन्होंने जो ज्ञान और हुनर हासिल किया वही उनकी सबसे बड़ी विरासत थी। फिर इंसान के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, कृषि क्रांति। लगभग 10,000 साल पहले दुनिया के कुछ हिस्सों में इंसानों ने एक क्रांतिकारी खोज की कि वे बीज बोकर अपनी फसल खुद उगा सकते हैं और जानवरों को पालतू बना सकते हैं। कुछ शोध इस ओर इशारा करते हैं कि भारत के कुछ हिस्सों जैसे दक्षिण भारत में भी बाजरा और दालों जैसी फसलों की स्वतंत्र रूप से खेती शुरू हुई। ये एक गेम चेंजर था। अब खाने की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी। इंसान पहली बार एक जगह पर टिककर बस सकता था। इसने गांवों को जन्म दिया। कृषि से जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, जिसका मतलब था कि अब हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग कारीगर बन सकते थे, कुछ पुजारी, कुछ सैनिक और कुछ नेता। इसने समाज में विशेषज्ञता और एक जटिल सामाजिक ताने बाने को जन्म दिया। ये वही नींव थी जिस पर आगे चलकर दुनिया की सबसे महान और पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक का उदय हुआ, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। जब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सुनियोजित शहरों, उनकी विशाल इमारतों और उनकी उन्नत जल निकासी व्यवस्था को देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इस सभ्यता की जड़ें उन पहले प्रवासियों के संघर्ष और सफलता में थीं जो हजारों साल पहले भारत आए थे। जब कहा जाता है कि हड़प्पा से भी पहले सभ्य लोग रहते थे तो इसका मतलब ये है कि वे शहर नहीं बना रहे थे, लेकिन वे निश्चित रूप से असभ्य नहीं थे। उनके पास जटिल सामाजिक नियम थे, उनकी अपनी कला थी, अपनी तकनीक थी और इस जमीन का गहरा ज्ञान था। उन्होंने वो सांस्कृतिक और आनुवंशिक आधार तैयार किया जिसके बिना सिंधु घाटी सभ्यता शायद मुमकिन ही नहीं थी। उन पहले इंसानों की विरासत आज भी हमारे अंदर जिंदा है। उनका साहस, उनकी अनुकूलन क्षमता और उनकी कभी न हार मानने की भावना हमारे DNA का हिस्सा है। जब उन्होंने पहली बार अफ्रीका छोड़ा था तो वे बस कुछ 100 या 1000 लोग थे। आज उनके वंशज, हम भारतीय, दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा हैं। ये उस अविश्वसनीय यात्रा की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये थी कहानी अफ्रीका से भारत तक हमारे पुरखों के महाकाव्य की। ये भूख और निराशा से शुरू हुई, खतरों से भरे रास्तों से गुजरी और आखिरकार एक नई दुनिया में उम्मीद और जीत पर खत्म हुई। ये सिर्फ पत्थर के औजारों और पुराने कंकालों की कहानी नहीं है। ये इंसानी जज्बे, हिम्मत और लचीलेपन की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और कितनी फैली हुई हैं। ये हमें बताती है कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, जिसकी शुरुआत अफ्रीका के मैदानों में हुई थी। ये हमें सिखाती है कि इंसानी इतिहास हमेशा से एक जगह से दूसरी जगह जाने, एक बेहतर जिंदगी की तलाश का इतिहास रहा है। अगली बार जब आप भारत के अलग अलग चेहरों को देखें, पहाड़ों से लेकर समुद्र तटों तक, अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं को देखें, तो एक पल के लिए रुककर याद करें, इस सारी विविधता के नीचे एक साझा धागा है, एक साझा वंश है जो हमें उन पहले साहसी यात्रियों से जोड़ता है।
उनकी यात्रा आज भी खत्म नहीं हुई है। ये हमारे अंदर, हमारी महत्वाकांक्षाओं में, हमारे सपनों में जारी है। क्योंकि अंत में उनकी कहानी हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई बताती है। हम सब प्रवासी हैं और सबसे पहले हम सब इंसान हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी पहचान है। अगर आपको ये यात्रा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय जान सके कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। यहाँ हम अतीत की धूल से सच निकालते हैं। और याद रखिए, हम सब प्रवासी हैं और सबसे पहले हम सब इंसान हैं।